Namaste and welcome to the second lecture of the chapter Chemical Reactions and Equations. In this lecture, as I have told earlier, we will be discussing about chemical reaction. What is a chemical reaction? So whenever we talk about chemical reaction, it simply means the representation of chemical change. But this is a little bit typical to understand. So today we will be understanding in very simple or lay language, right? सो देखते हैं कि कैसे इजी वे में समझा जाए इस डेफिनेशन को। पहले एक बात तो हम हमेशा कहेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम लोग डेफिनेशन ही बनाते चलते हैं, इन विच, है ना, अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंसेस चेंजेस इनटू अनदर सब्सटेंस। समझिएगा, अ सब्सटेंस चेंजेस इनटू अनदर सब्सटेंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में तब्दील होगा। खत्म नहीं डेफिनेशन, आगे भी आ रहा है। विद entirely new properties। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक कोई सब्सटेंस अब हम क्यों ना इसको एक एग्जांपल समझें। फॉर एग्जांपल बात करते हैं हाइड्रोजन गैस की, ठीक है, ये कोई एक सब्सटेंस है। और साथ में बात करते हैं ऑक्सीजन गैस लेते हैं। कुछ कंडीशन पे इस दोनों को साथ रखेंगे तो क्या होगा, ये क्या बना देगा, वाटर। ठीक, समझिए, यानी कोई सब्सटेंस था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कोई सब्सटेंस था, ठीक है। तो सब्सटेंस चेंजेस इनटू अनदर सब्सटेंस, ये क्या हुआ, एक दूसरे सब्सटेंस में बदल गया, ठीक है। और हम इसे केमिकल रिएक्शन क्या देंगे, ठीक है। लेकिन साथ में ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो सब्सटेंस बनेगा उसकी जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो टोटली डिफरेंट। यानी कि पहले जो प्रॉपर्टी था इस दोनों का सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर सेम प्रॉपर्टी हो जाएगा तो हम इसे केमिकल रिएक्शन नहीं कहेंगे। और अगर आप इस डेफिनेशन को देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ये केमिकल चेंज को ही दर्शा रहा है। मतलब क्या कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में बदल गया और केमिकल प्रॉपर्टीज भी साथ साथ बदल गया। तो कहीं ना कहीं हम पहले भी कहे हैं कि कहीं ना कहीं केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करने को ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन डेफिनेशन वाइज बात करनी थी तो हम डेफिनेशन वाइज बात कर लिए, अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस चेंजेस इनटू अनदर सब्सटेंस विद इंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज, राइट। हम लोग एक दो और एग्जांपल लेंगे केमिकल रिएक्शन का, लेकिन अभी फिलहाल कुछ और बेसिक बातें जानते हैं। जैसे कि मानिए कि कोई एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में बदला, ठीक, और प्रॉपर्टी बदल गया। तो एक सब्सटेंस, जो कोई सब्सटेंस है, पहली बात तो इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये वाटर बना, ऐसा क्या हुआ जो वाटर बन गया। तो एक वर्ड है री अरेंजमेंट of atoms, rearrangement of atoms। So whenever there is a chemical reaction there is rearrangement of atom। यानी कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे कहीं ना कहीं सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट होता है। अब एटम का रीअरेंजमेंट क्या है और इसका इस चीज से इस एग्जांपल से क्या रिलेशन है वो देखिए। मतलब हाइड्रोजन गैस, हम सिंपली एक एग्जांपल ले रहे हैं। मानिए कि हाइड्रोजन गैस H2 जिसे बोलते हैं हम लोग, है ना, H2, कुछ तो बात पहले जान रहे हैं आप लोग। ये कहीं ना कहीं हम इसे रिप्रेजेंट करवाते हैं हाइड्रोजन गैस से, ठीक। H2, ये एक H, ये एक H2 मान लेते हैं, चलिए ठीक है। हाइड्रोजन ये रिएक्ट किया है ऑक्सीजन गैस से, थोड़ा सा बड़ा होता है, हम मानते हैं ये ऑक्सीजन गैस है, ठीक। रिएक्ट किया O2 और बना क्या, देखिए, और क्या बना,
आपको पता है कि वाटर बनता है यानी H2O बनता है, H2O बनता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये दोनों अलग हुए होंगे, क्लीव हुए होंगे, यहाँ पर भी अलग हुए होंगे, है ना। अब कुछ हीट देके मतलब कुछ कंडीशन होगा, मुझे उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। फिलहाल क्या हुआ ना कि H2O2 मिला, और H2O2 जब मिला तो केमिकल रिएक्शन मतलब क्या कि एटम का रीअरेंजमेंट। एटम का रीअरेंज करने मतलब क्या कि जैसे बहुत सारे एटम जब कंबाइन किए तो वो एक अलग तरह से एटम को, मतलब कि माने पहले कोई और कन्फिग्रेशन था, है ना, कुछ इस तरह कन्फिग्रेशन था, और कुछ कंडीशन हम अप्लाई किए, अब कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह का हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब H2O2 मिला तो H2 बना, तो जो एटम्स के थे, एटम्स क्या है ना, वो खुद में रीअरेंज कर लिए, और रीअरेंज किए तो कहीं तभी तो कहीं ना कहीं एक नया प्रॉपर्टी, एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। क्योंकि अगर सेम अरेंजमेंट होता तो सब्सटेंस सेम रहता है कि नहीं। अब जैसे मानते हैं कि आइस H2O और पानी H2O पिघलने के बाद बनता है, ये एक फिजिकल प्रोसेस था, ये केमिकल रिएक्शन नहीं था, क्योंकि H2O सिर्फ यानी हमेशा ऐसा ही था, यानी कि कहीं ना कहीं एटम में रीअरेंजमेंट नहीं आया था। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल रिएक्शन कहीं ना कहीं एटम्स के रीअरेंज होने के वजह से होते हैं। क्या होता है ना कि रिएक्शन के दौरान एटम रीअरेंज मतलब कि अपने आप को एक नए ढंग से रीअरेंज कर लेते हैं, और इस कारण से केमिकल रिएक्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज कहीं ना कहीं, और ये क्यों होता है तो कहीं ना कहीं एटम्स के रीअरेंजमेंट की वजह से होता है। चलिए, अब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से बदलेगा, तो जो सब्सटेंस जो सब्सटेंस बदल रहे होते हैं, जो सब्सटेंस बदल रहे होते हैं हम उसे बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। अब क्लास 9 में भी कुछ कुछ बात बताया गया है आपको, और जो बदल के बनता है एक नया प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस हम उसे बोलते हैं प्रोडक्ट्स। अगर डिफरेंशियल पॉइंट्स ऑफ व्यू से बात करें, दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, so these are the substance which are taking part in a chemical reaction. Okay, this is a chemical reaction. Why this is a chemical reaction? Because after the reaction a new substance has been formed having totally different property. अच्छा, हम ये बात कैसे जानेंगे कि H2 का प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है? कैसे? क्योंकि ये अलग सब्सटेंस है, इसलिए एक और तरीका है। देखिए क्या, H2 एक गैस है जो कहीं ना कहीं कंबस्टिबल गैस है। कंबस्टिबल गैस कहने का मतलब खुद जलता है ना, एज अ मतलब कि ये एक तरह का फ्यूल है। O2 क्या है कि ये आपका सपोर्टर है फायर का, है ना, यानी कि अगर आपको कहीं आग लगानी हो या किसी को जलाना हो तो कहीं ना कहीं आपको O2 की जरूरत पड़ेगी। सो O2 इज अ सपोर्टर ऑफ फायर, ओके, सपोर्टर ऑफ कंबशन, एंड हियर इट एंड व्हेन दीज टू सब्सटेंस रिएक्टेड टू ईच अदर इट फॉर्म्स वाटर। अब ये जो सब्सटेंस है वाटर जो बना, ये कहीं ना कहीं अब अगर आप बाय द वे कहीं आग लगता है तो उसे बुझाने में हेल्प कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इसका गुण क्या है? खुद कंबस्टिबल है। ये क्या है? सपोर्टर ऑफ कंबशन है। ये क्या है? दुश्मन है उसका, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गया ना। चलिए, ये बात हुआ, यानी ये केमिकल रिएक्शन है। हाँ, आप समझ। अब केमिकल रिएक्शन है तो जो भी सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे होते हैं, मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन में कुछ सब्सटेंस मिलेंगे और एक नया सब्सटेंस बनेगा। तो जो सब्सटेंस मिल रहे होते हैं हम उसे बोलते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहे हैं। और जो सब्सटेंस रिएक्शन के बाद मिले, केमिकल रिएक्शन के बाद मिले, केमिकल रिएक्शन हो जाने के बाद जो सब्सटेंस में मिलता है, जो नया सब्सटेंस मिलता है विद इंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज, हम ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं प्रोडक्ट्स। So what are reactants? Two substances which take part in a chemical reaction are called reactants, and what are products? Two substances which formed after the chemical reaction are known as products. और डेफिनेशन अगर याद है हो गया हो अभी तो ठीक है, नहीं हो गया हो तो आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ लेट्स मूव। हमने एक कॉमन एग्जांपल लिया केमिकल रिएक्शन का, वाटर फॉर्मेशन का। खैर, हमें एक ऐसा एग्जांपल भी ले रहे हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है, और एनसीईआरटी में दिया गया पढ़ना आपको पता है कि एनसीईआरटी इज नथिंग बट रामबाण, मतलब सब कुछ है एनसीईआरटी, आपको पढ़ना है एट एनी कॉस्ट। सो हम अभी एग्जांपल जो लेने वाले हैं एनसीईआरटी से लेंगे, ताकि आपके बोर्ड में हेल्प करेंगे, और क्वेश्चन पूछते हैं अगर मतलब क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, तो हम लोग इधर आगे बढ़ते। देखिए क्या होने वाला। ठीक, सबसे पहले लिखते हैं एग्जांपल में क्या है ना कि मैग्नीशियम रिबन। सबसे पहले जो आने वाला है कौन है? मैग्नीशियम रिबन। ठीक है,
ये मैग्नीशियम रिबन क्या है? एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है एनसीईआरटी का। जब देखते हैं एग्जांपल, एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम लोग मैग्नीशियम रिबन को क्या करेंगे, बर्न करेंगे, और बर्न करने के बाद कुछ होगा, हम इसे केमिकल रिएक्शन कहने वाले हैं। फिलहाल देखिए, सो सबसे पहले व्हाट इज द मैग्नीशियम रिबन। सो जो मैग्नीशियम मेटल होते हैं वो लेबोरेटरी में मेटल स्ट्रिप के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, लगभग 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लंबा, है ना, मैग्नीशियम रिबन की बात की तो ये जो मैग्नीशियम रिबन है वो कहीं ना कहीं मैग्नीशियम मेटल आप कह सकते हैं। और क्योंकि मैग्नीशियम मेटल लेबोरेटरी में इस मतलब पतला स्ट्रिप के फॉर्म में रहेगा, इसीलिए हम इसे मैग्नीशियम रिबन भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, मैग्नीशियम क्या है, ये मैग्नीशियम मेटल ही है, कह सकते हैं। आपको 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसे जलाना है। क्या करना है, जलाना है। जलाना मतलब क्या, O2 से रिएक्शन करना, यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाना। लिख ही दिया है, ये रिबन के फॉर्म में रहेगा, है ना। ये आपको कहीं ना कहीं एयर में ही रहेगा, एयर से आएगा। हीट कर दीजिए, यानी थोड़ा आग तो देना पड़ेगा ना, सुलगाना तो पड़ेगा ना जी। क्या बन जाएगा, आपको कुछ बनेगा। तो क्या करते हैं, एक मैग्नीशियम रिबन लीजिए, है ना, एक मैग्नीशियम रिबन आप 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। अब क्या करना है कि उसको एक टोंग होता है, टोंग मतलब चुट्टा टाइप कह सकते हैं लेबोरेटरी में, वो टोंग से उस मैग्नीशियम रिबन को पकड़ना है। कुछ नहीं पूछता है कभी कभी कि आप टोंग का हेल्प क्यों करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न कर रहे होते तो टोंग का हेल्प क्यों करते हैं, यानी इस मैग्नीशियम रिबन को आपको टोंग से पकड़ना है और उसमें किसी भी बर्नर से, है ना, जो जिससे हम लोग जलाते हैं, लैम्प बोलते हैं, उससे आपका करना है। उसके जैसे मान लो कोई लैम्प रखा हुआ है, ठीक, टोंग होगा कुछ इसी प्रकार से, इसमें मैग्नीशियम रिबन को सटाइए और जलाइए, ठीक है, तो ऐसे करके। और जैसे आग लग जाएगा, इसको क्या करना है, एक चाइना डिश के पास ला के रखना है। चाइना डिश मतलब एक तरह से व्हाइट ट्रांसपेरेंट आपका एक कटोरी टाइप होगा। जब जल जाएगा तो क्या करना है ना, इसको इसी चाइना डिश के ऊपर ला के रखना, ठीक है। तो कुछ समय बाद क्या देखेंगे कि जैसे जैसे ये मैग्नीशियम रिबन बर्न करेगा, नीचे में कुछ व्हाइट कलर का मतलब व्हाइट पाउडर जमा हो जाएगा इस चाइना डिस्क में, व्हाइट पाउडर। यानी मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाएं तो क्या मिला आपको, व्हाइट पाउडर। हम उस व्हाइट पाउडर को कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएं ना, ऑक्साइड बनाए। कुछ बातें क्लास में आते ही पर आप लोग। चलिए, मैग्नीशियम का जब रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, आपको बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। वेरी नाइस। सो दिस इज ऑल्सो केमिकल। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला बात तो ये कि टोंग से क्यों पकड़ा जाना चाहिए, तो जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो वाइट डैजलिंग स्पार्क, है ना, वाइट स्पार्क से ये जलेगा और इसके स्पार्क आपकी आंख को डैमेज कर सकते हैं। इस कारण से आपको टोंग से जब पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका हाथ भी सेफ रहेगा और आपका आंख भी सेफ रहेगा, एक बात। दूसरा बात कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को नॉर्मली अगर लैब में अगर निकाल के डायरेक्ट जलाएंगे तो मतलब अमूमन क्या होगा ना कि आग नहीं लगेगा। तो इसके पीछे क्या कारण होता है कि जो मैग्नीशियम रिबन जो कि लैब में रखे होते हैं, तो लंबे समय के लिए रखे जाने का मॉइस्ट एयर जो इन्वायरमेंट में होता है, यानी जो मॉइस्ट एयर उससे रिएक्ट करके, यानी मॉइस्ट एयर, तो एयर में तो मॉइस्चर होता ही है, तो जहाँ आप रखेंगे वहाँ भी मॉइस्चर हो सकता है। तो मैग्नीशियम मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करने के बाद क्या होता है ना कि बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक परत अपने ऊपर चढ़ा लेता है ना। यानी एक मानो कि ये मैग्नीशियम मेटल है और इसके ऊपर एक परत चढ़ गया, किसका, तो बेसिक, नाम क्या उस परत का, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या नाम है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। ओके, एंड दिस लेयर इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद मॉइस्ट एयर, राइट। सो और इसी कारण से जब आप जला रहे होते हैं तो क्योंकि पहला आपका जो लेयर है वो आपका कहीं ना कहीं मैग्नीशियम कार्बोनेट का है, जो कि एक स्टेबल है एक तरह से, उसमें तो आग लगेगा ही नहीं। आपको आग लगाना किसमें, मेटल लगाना है। आप लोग क्लास 8 के मेटल पढ़ चुके हैं कि मेटल मतलब कि बर्न करते हैं। ओके, सो बट जब आप आग लगा रहे हैं तो उससे आपको अपर लेयर क्या मिल रहा है, तो फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट, है ना। ये एक कहीं ना कहीं एक तरह का मिक्सचर है। अब कभी पूछेगा व्हाट इज बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, कभी पूछता है, तो ये कहीं ना कहीं मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, मिक्सचर है।
खैर इतनी बातें जाने नहीं है, बस ये बात जाने कि मैग्नीशियम एक मतलब परत चढ़ जाता है जिसको साफ करना होता है जरूरी जलाने से पहले। यानी कि आप डायरेक्टली निकाल के जलाएंगे तो जल्दी नहीं जलेगा, नहीं जलेगा लगभग, है ना। क्यों? अब क्वेश्चन है कि क्यों नहीं जलेगा, तो बिकॉज मॉइस्ट एयर से रिएक्ट करने के बाद बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का परत चढ़ा लिया गया है। अब उसको जलाने के लिए तुरंत क्या करना पड़ेगा कि हमको किसी सैंड पेपर से जो कि लैब में अवेलेबल होंगे उसे रब करना पड़ेगा। रब करने के बाद उस लेयर को हटाएंगे और जैसे ही लेयर हट जाएगा अब जाके आग लगाएंगे तो आग सिंपल जल्दी अलग जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक ये बात खत्म, आगे देखते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंतर्गत, तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्या बताते हैं। देखिए एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं। मानिए कि आपके कोई दोस्त है, कोई दोस्त है आपके जो कि बहुत ही ब्रिलियंट है क्लास में। ब्रिलियंट सभी ब्रिलियंट होते हैं वैसे, लेकिन हम एग्जांपल ले रहे हैं, समझिएगा आप लोग। एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो 90% केस में आप किसी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट को या जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उन्हें आप देखते ही पता लगा लेते हैं कि वो अच्छा स्टूडेंट होगा। कैसे? उनके बिहेवियर से। सबसे बड़ा बात क्या है? बिहेवियर से। उनका जो गुण है ये इनफ होता है दर्शाने के लिए कि कैसे स्टूडेंट होंगे। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये उस बच्चे का कैरेक्टरिस्टिक है जो कि उसके गुण को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है बाय द वे, तो आप कुछ बिहेवियर से पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब मानो कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या कुछ प्रोसेस चल रहा है, कोई प्रोसेस चल रहा है अगर, ठीक है, तो जब कोई प्रोसेस चल रहा होगा तो, और अगर वो केमिकल रिएक्शन है, यानी कोई प्रोसेस चल रहा है और अगर वो प्रोसेस केमिकल रिएक्शन ही है तो उसके कुछ अलग गुण हैं। उसमें से कोई गुण अगर हो रहा है तो हम बोल देंगे केमिकल रिएक्शन चल रहा है। जैसे मानो अगर स्टूडेंट की बात करेंगे तो ज़्यादा समय तक पढ़ना, है ना, नेटफ्लिक्स नहीं देखना, है ना, मोबाइल से आमूमन दूर रहना, जब तक पढ़ाई रहे तभी तक मोबाइल के पास रहना, ठीक है, सोशल साइट पे ज़्यादा समय नहीं बिताना। ये सब कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि कहीं ना कहीं एक गुड स्टूडेंट, एक आइडियल स्टूडेंट होने का मतलब प्रूफ देते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उनके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जो कैरेक्टरिस्टिक अगर आप पता कर लेंगे कि तो आप पता कर सकते हैं कि जो प्रोसेस चल रहा है वो एक केमिकल रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल यानी केमिकल रिएक्शन की क्या क्या गुण है एक लाइन में। यानी कहीं अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हो सकता है कि कोई प्रोसेस अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हो सकता है कि कोई सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज कर ले। मतलब क्या? अगर कोई प्रोसेस में कोई सब्सटेंस अगर अपना स्टेट चेंज करता है तो हो सकता है कि कोई केमिकल रिएक्शन है। दूसरा, मानिए कोई प्रोसेस हो रहा है और उस प्रोसेस के दौरान आपको गैस मिला, गैस रिएक्शन के बाद गैस मिला, तो हो सकता है कि वो केमिकल रिएक्शन तो केमिकल रिएक्शन है। अगर कोई प्रोसेस हुआ और उस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर में बदलाव आया तो हम कह सकते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। अब प्रेसिपिटेट के बारे में जब पढ़ेंगे तभी बता पाएंगे, तो छोड़िए इसको। चेंज इन कलर यानी कि इन पांचों में से अगर एक या एक से अधिक या एक दो कम से कम कुछ घटना घट रहा है, मानो कि कोई रिएक्शन हुआ, उसने स्टेट चेंज किया और गैस निकल गया, हम कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। ओके। या अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इसमें से कोई ना कोई बातें होंगी। फिक्स है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इनमें से कोई ना कोई बातें होंगी, तभी तो ये कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन के, गुण है केमिकल रिएक्शन के। तो हम लोग शुरू से पढ़ते हैं चेंज ऑफ स्टेट से। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हो सकता है कि स्टेट बदल जाए। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करते हैं, हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो बनाता है वाटर। ये आपका एक गैस है, ये आपका एक गैस है, ये क्या है? लिक्विड। कहीं ना कहीं स्टेट क्या हुआ? बदल गया है, स्टेट बदल गया है। और हम अगर तो मतलब, और ये केमिकल रिएक्शन भी है, ये केमिकल रिएक्शन भी है। तो केमिकल रिएक्शन हो सकता है कि आपका उस रिएक्टेंट्स जो है वो अलग स्टेट में हो और प्रोडक्ट अलग स्टेट में हो। अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर रिएक्शन में ऐसा हो, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैंने जो 5 ऊपर जो लिखवाए हैं, 5 चीज़ें, 5 कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उन 5 में से एक या एक से अधिक घटना घट सकती है। तो एक घटना का एग्जाम्पल हम दे दिए। ठीक उसी प्रकार दूसरा क्या है?
देखिए ये मैंने जो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर लिखा है, हम इसको H2 प्लस O2 मिक्स H2O लिख सकते हैं। उसके बाद H2 2H2 प्लस O2 इक्वल 2H2O लिख सकते हैं। उसके बाद 2H2 G लगाएंगे यहाँ, O2 G लगाएंगे यहाँ, और 2H2O G लगाएंगे यहाँ। तो ये भी इसको बोलते हैं एकदम परफेक्ट केमिकल मतलब कि दर्शाना। लेकिन अभी हम लोग केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़े, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसीलिए हम बस इस तरह लिख रहे हैं। तो आप इस तरह याद कर लीजिए, जब हम लोग वहाँ पढ़ेंगे तो जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ लेंगे तो फिर इस चीज़ को वापस वहाँ दोहरा देंगे, तो आपको दोबारा याद भी हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब क्या, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो तो हो सकता है कि गैस इवॉल्व कर जाए। अब एग्जाम्पल देखिए, क्या कीजिए, एक बीकर लीजिए, कॉनिकल फ्लास्क से बोलते हैं आप, जो कि ऊपर से बंद रहेगा इस तरह से। इसमें डाइल्यूटेड कोई एसिड लीजिए, मेनली डाइल्यूटेड HCl ले सकते हैं, या डाइल्यूटेड H2SO4। चलिए हम इसको शॉर्ट ठीक से लिखते हैं। मतलब क्या, छुइए इसको, जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक एक मेटल है और उसके छोटे छोटे टुकड़े लेंगे तो हम उसे बोलते हैं जिंक ग्रेन्यूल्स, और दर्शाएंगे Zn से हम लोग, क्योंकि इसके साथ काम जिंक। जब आप जिंक ग्रेन्यूल्स को किसी डाइल्यूटेड एसिड में डालते हैं, जो कि एक अच्छे एसिड हो, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हो, अगर जिंक को आप किसी डाइल्यूटेड, यानी कि हम बात करते हैं डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप लोग नाम ये सब सुन चुके क्लासेट में, इसे लिख दिए हैं। ये कोई एसिड है और इस एसिड में, यानी इसमें एसिड ले लिए और ऊपर से कुछ टुकड़ा जिंक का इसके अंदर डाल दिए, ठीक, इसको पैक कर दिए एक ट्यूब लगा के, ताकि कोई गैस बाहर निकले तो हम देख सके उसे। तो क्या होगा, जब ये रिएक्शन होगा तो बनेगा जिंक क्लोराइड। हम बोल रहे हैं, जो भी नया बातें आ रहा है उसमें ध्यान मत दीजिए, बस आप देखिए कि ऐसा हो रहा है, बस आगे समय आएगा तो आपको सब समझ में आएगा। तो इसके अब जिंक क्लोराइड क्या है, तो यहाँ पे माथा पच्ची नहीं कीजिए, है ना, सब आगे सब समझ में आएगा। जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। हाइड्रोजन जो गैस है, मतलब जैसे आप जिंक को डालेंगे ना, इसके अंदर जिंक को डालेंगे इस एसिड में, तो क्या होगा कि बस एक मतलब कि तुरंत कुछ समय में क्या होगा कि आपको कुछ गैस ऊपर की ओर उड़ता हुआ दिखेगा, और उस गैस को आप इस पाइप की ओर आप मोशन करते हुए ऊपर देख सकते हैं, मतलब महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई गैस निकलेगा। तो कहीं ना कहीं ये केमिकल रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन एक, और इस केमिकल रिएक्शन के दौरान आपको गैस मिलता हुआ दिखा। चलिए इस गैस को कंफर्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं ना, एक माचिस का तिल्ली जलाएंगे अगर यहाँ पे आप, तो वो माचिस का तिल्ली, क्योंकि हाइड्रोजन गैस कंबस्टिबल होता है, वो जलता है, तो जैसे लाएंगे तो बहुत जोर से जलना शुरू हो जाएगा वहाँ पे, है ना, एक तरह से मानो कि थोड़ी देर के लिए आग लग जाएगा और आवाज़ करेगा पॉप साउंड। तो आप इससे चेक कर सकते हैं कि कोई गैस बाहर निकल रहा है। चलिए, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस की कहानी हो गई। इसी एग्जाम्पल में बात करें, अगर आप इस बीकर को छुएंगे ना, तो ये बीकर आपको गर्म लगेगा। पहले जिस टेम्परेचर पे था ये बीकर, मतलब अब एसिड लेके रखे और बस उस वक्त जो टेम्परेचर था, और जब आप जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दिए, मतलब क्या, जब रिएक्शन हो गया उसके बाद जब आप छुएंगे बीकर को, तो बीकर अब, यानी कि रिएक्शन होने के बाद जब जिंक क्लोराइड बन जाएगा, उसके बाद क्या देखेंगे कि ये बीकर पहले से थोड़ा ज़्यादा गर्म है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन होने के बाद मानो कुछ हीट इवॉल्व हो गया हो। आप एक आइस को अपने हाथ पे रखिए, तो हाथ आपका ठंडा हो जाएगा। अच्छा, हाथ ठंडा क्यों हुआ आपका? हाँ, ताकि आइस आपको ठंडा दिया नहीं, आइस क्या किया कि आपके हाथ की गर्मी को वो एब्जॉर्व कर लिया, है ना, हाथ की गर्मी को एब्जॉर्व कर लिया। तो जब गर्मी हटा तो क्या बचा? ठंडा बचा। तो क्या हुआ कि जैसे ही रिएक्शन हुआ तो मानो कुछ हीट, इस मतलब रिएक्शन के बाद कुछ हीट रिलीज हुआ, और ये हीट कहीं ना कहीं इस बीकर को क्या कर दिया? हॉट कर दिया, गर्म कर दिया। यानी कि रिएक्शन हुआ, यानी कि हम क्या कह सकते हैं ना, कि जब केमिकल रिएक्शन हो तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर में बदलाव आ जाए, क्योंकि टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है कि नहीं। यानी कि जब केमिकल रिएक्शन हो सकता है कि आपके टेम्परेचर में बदलाव आए। आप टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, टेम्परेचर घट भी सकता है। ये एक एग्जाम्पल टेम्परेचर बढ़ने का। और जैसे एक और एग्जाम्पल है, हम लोग बात करें, अगर आप इसी रिएक्शन में आप प्लस हीट डाल लीजिए, है ना, तो कहीं ना कहीं बन गया ये चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब आप अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे, तो ये कुछ हीट पहले इन्वायरमेंट का लेगा,
और बनाएगा बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर। मतलब क्या कि ये जो एग्जांपल देख रहे हैं आप, इस रिएक्शन में क्या हुआ ना कि इस रिएक्शन, जब ये रिएक्शन हो जाएगा, यानी कि जब बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को किसी एक बीकर में डालेंगे और जब ये रिएक्शन हो जाएगा तो इस रिएक्शन के बाद जब आप बीकर को टच करेंगे तो वो बीकर ठंडा लगेगा आपको। ठंडा लगेगा मतलब क्या, टेम्परेचर डाउन कर गया। तो टेम्परेचर अप भी हो सकता है, टेम्परेचर डाउन भी हो सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान। अब टेम्परेचर डाउन क्यों हुआ, तो क्या हुआ कि हम जैसे आप अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड को किसी बीकर में डालेंगे तो जब ये रिएक्शन होने वाला होगा तो ये रिएक्शन होने से पहले क्या करेगा ना, ये अपने एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को एब्जॉर्व करेगा, अपने एनवायरनमेंट के हीट को एब्जॉर्व करेगा और एब्जॉर्व करने के बाद रिएक्शन इनिशिएट करेगा। और इस कारण से अब क्योंकि मान जब आप आइस को हाथ पे रखते हो तो क्या होता है ना कि आइस आपके हाथ के हीट को एब्जॉर्व करता है और तब जाके आपको ठंडा महसूस होता है। ऐसा नहीं कि ठंडा दे दिया आइस, ऐसा नहीं होता है। तो क्योंकि बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड दोनों ने इन्वायरमेंट की हीट को एब्जॉर्व किया है तो इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो जब बीकर को टच किया तो क्या हो जाएगा, कूल रहेगा। यानी तो इसके कारण क्या लिखेंगे हम लोग कि फॉल इन टेम्परेचर, फॉल इन टेम्परेचर। एक और एग्जांपल है इसका, सिलेकिंग ऑफ लाइम। आगे पढ़ेंगे हम लोग। आते हैं 4th नंबर पे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि प्रेसिपिटेट है क्या, है ना। व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट, तब तो आप समझेंगे। फिर पहले प्रेसिपिटेट क्या वो समझेंगे, तब तो जानेंगे ना कि प्रेसिपिटेट फॉर्म कैसे करता है। तो व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट, देखिए सॉल्यूशन के बारे में आप लोग क्लास 9 में पढ़े हैं, सॉल्यूशन के बारे में, है ना। तो कोई दो सॉल्यूशन बाय द वे है, कोई दो सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। आप जब कभी कोई एक्वस सॉल्यूशन को मिलाते हैं, ठीक है, और वो दोनों में से एक वाटर में इनसॉल्युबल हो, माने ये कोई एक एक्वस सॉल्यूशन है ए और बी कोई एक एक्वस सॉल्यूशन है। जब आप इसको मिक्स करते हैं ना, जब आप इसे मिक्स करते हैं तो प्रोडक्ट में एक ऐसा सॉल्यूशन बनता है जो कि वाटर इनसॉल्युबल हो जाता है, ठीक है, और हम उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। यानी कि ये प्रेसिपिटेट सॉल्युबल नहीं होगा सॉल्यूशन में, नीचे में जम के बैठ जाएगा। मतलब क्या बोलते हैं अब प्रेसिपिटेट के बारे में कि अ प्रेसिपिटेट can be formed by mixing two aqueous solutions of reactants when one of the product is insoluble in water। यानी कि प्रेसिपिटेट एक्चुअली कोई सब्सटेंस होगा जो किसी दो एक्वस सॉल्यूशन के मिलाने के बाद फॉर्म करेगा जो कि वाटर इनसॉल्युबल होगा। यानी कि प्रेसिपिटेट एक तरह का मानिए कि एक वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, यानी एक इनसॉल्युबल सॉल्यूशन, मतलब कि ये सॉल्युबल में बिना घुलने वाला एक सब्सटेंस होगा। और ये कब फॉर्म करेगा, जब दो एक्वस सॉल्यूशन मिलेंगे। यानी एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या, वाटर सॉल्यूशंस। अब प्रेसिपिटेट के बारे में थोड़ी सी जानकारी होगी तो अब क्या बोलते हैं कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो हो सकता है कि आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म कर जाए, यानी कि बीकर के तली में जो कि किसी भी सॉल्यूशन से घुलेगा नहीं, वो जाके बैठ जाए। तो अब प्रेसिपिटेट कैन बी फॉर्म, तो जब पोटेशियम आयोडाइड ये भी एक्वस सॉल्यूशन होगा, हम तो एक्वस सॉल्यूशन को एक ही नोट करते हैं। जब इसको आप मिलाएंगे लीड नाइट्रेट के साथ तो क्या होगा, सुनिए गौर से। तो एक लीड आयोडाइड एक प्रेसिपिटेट है, मतलब क्या, जब ये दोनों को मिला देंगे तो एक सॉल्यूशन तैयार होगा और उस सॉल्यूशन के बीकर के नीचे तली में कोई एक सॉलिड सब्सटेंस जमा हुआ मिलेगा आपको, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। ये लीड आयोडाइड हम इसे प्रेसिपिटेट कहने वाले हैं। और ये देखने में कैसा होगा, येलो, कैसा होगा, येलो। हम इसे येलो पीपीटी कहेंगे, येलो प्रेसिपिटेट। और साथ में फॉर्म होगा पोटेशियम नाइट्रेट। ये भी क्या होगा, एक्वस। यानी कि आप किसी बीकर में मिला दीजिए, क्या मिला दीजिए, पोटेशियम आयोडाइड यानी KI, और साथ ही मिला दीजिए लीड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। जब इनको आप मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा, आपको फिर एक बीकर में तली में कुछ बैठा हुआ मिलेगा और ऊपर में क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। जो तली में बैठेगा येलो कलर का होगा, जिस कारण से आपको सॉल्यूशन भी येलो दिख सकता है। चलिए,
तो आपका जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट, चेंज इन कलर, यानी कि कोई रिएक्शन हो रहा है तो मानो कि रिएक्टेंट में कुछ और कलर होगा और प्रोडक्ट में कुछ और कलर मिल सकता है, और अगर ऐसा हो सकता है तो हम इसे केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। पोटाशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन, पोटाशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में आप सिट्रिक एसिड डालिए। सिट्रिक एसिड जो लेमन में मिलता है, आप वही समझिए, लेमन, हाँ सिट्रिक एसिड। आप या लेमन का रस गार दीजिए, लेकिन सिट्रिक एसिड बोलिए तो ज़्यादा बेहतर है। सिट्रिक एसिड इसमें डालिए, हाँ इसमें डालिए। जैसे जैसे ये एक्चुअली होगा आपका पर्पल कलर है, कैसा होगा, पर्पल कलर का। आप जैसे ही सिट्रिक एसिड डालेंगे तो एक केमिकल रिएक्शन होगा, क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। और जैसे जैसे सिट्रिक एसिड डालते जाएंगे तो ये कलरलेस होता जाएगा, है ना, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन है। और तो अगर ये केमिकल रिएक्शन है, और जब केमिकल रिएक्शन है इसमें तो हम क्या देखें कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इसमें कलर भी चेंज कर सकता है ना। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो स्टेट में बदलाव आ सकता है, गैस निकल सकता है, कलर में बदलाव आ सकता है, प्रिसिपिटेट फॉर्म कर सकता है, और आपका टेम्परेचर में बदलाव आ सकता है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टेट में बदलाव हो, सिर्फ कलर बदले, ऐसा नहीं कि एक बार में सारा कुछ हो जाए। मतलब डिफरेंट रिएक्शन में डिफरेंट कहानियाँ हो सकती है, डिफरेंट रिएक्शन में डिफरेंट बातें हो सकती हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आएगा केमिकल इक्वेशन, कुछ क्वेश्चंस भी कल करेंगे हम लोग। फिलहाल आप लोग केमिकल इक्वेशन पढ़ के आएंगे, ठीक है। और जो इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट करके हमें बताइएगा। थैंक यू।